हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पाठशाला। माई सेल्फ सीएस चौधरी। और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th केमिस्ट्री, और इसका जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये मैंने कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सीएस पाठशाला एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो डेली लाइफ है इस पे जितने भी प्रकार के तत्व मीन्स एलिमेंट प्रेजेंट हैं और इससे बने जो भी कंपाउंड हैं उनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत इन पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ हम इन एलिमेंट्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। ओके, अब कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर को शो करते हैं, उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आज की जो वीडियो लेक्चर है, सीरीज़ है, आज मैं इसमें कवर करने वाली हूँ मेटल्स क्या होते हैं, देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। तो मेटल्स क्या हैं? देखिए, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। ओके, तो अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो आपके मेटल्स क्या होते हैं? आपके मेटल्स ऐसे तत्व होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए वन बाय वन हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी जान लेते हैं। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की मेन तो पहला जो इसका है वो है मेटेलिक लस्टर। मीन्स जो आपके मेटल्स होते हैं उसमें एक चमक होती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये इनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, जिसकी वजह से हम इनका यूज़ एज अ ज्वेलरी भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसके हम आभूषण बनाते हैं। ओके, तो इनमें मेटेलिक लस्टर होता है। मीन्स जो भी ये एलिमेंट्स हैं आपके, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तो इनकी जो आउटर मोस्ट जो सरफेस होती है उसमें एक प्रकार की चमक पाई जाती है। ओके, उसके बाद जो दूसरा इसका कैरेक्टर है वो है हार्डनेस। ये तो आपको सभी को पता होगा, जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, और हार्ड का मतलब वो आसानी से कंप्रेस्ड नहीं हो पाते, हार्डनेस होती है उनकी सरफेस। और लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, कि कुछ आपके मेटल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको विद द हेल्प ऑफ नाइफ से हम कट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं। ये एक एक्सेप्शन केस है, जो हम मेटल्स का एक करेक्टर पढ़ रहे हैं हार्डनेस, बट ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं होते। क्लियर? तो हमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक्सेप्शन वाले आ जाते हैं, कि ऐसा कौन से मेटल्स हैं जो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं। ओके, इसके बाद हमारी थर्ड वन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डक्टिलिटी। पहली बात, हम डक्टिलिटी का हम मतलब समझेंगे कि ये क्या होता है। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी को खींच करके, जैसे आपके पास इतना सा कोई टुकड़ा है एलिमेंट से, उसको हमने खींचा और एक तार के रूप में वायर जैसा बना लिया पतला सा, तो इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। इस कैरेक्टर को हम, जो भी एलिमेंट्स ऐसा करेंगे, ये बिहेवियर शो करेंगे कि हम इसे खींच करके एक वायर के रूप में उसे हम कन्वर्ट कर दें, तो उसके इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो आपका जो गोल्ड होता है वो मोस्ट डक्टाइल होता है, तभी तो उतने छोटे से गोल्ड से हम कितने सारे डिज़ाइन के आभूषण, ज्वेलरी बना लेते हैं होते। ओके, जो आपका गोल्ड होगा वो क्या होगा? मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स है। ओके, या फिर मेटल है। अब दूसरा है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी देखो क्या हुआ है। मेलेबिलिटी एक ऐसा कैरेक्टर होता है मेटल्स का जिसको हम उसको बिटन करके या मार करके उसको एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक चादर के रूप में पतली सी सीट में हम उसे तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम, इस कैरेक्टर को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर जो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल, मीन्स आपके जो गोल्ड और सिल्वर है इसको हम बिटन या उसको मार मार के एक प्रकार से पतली सी चादर में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स आपके जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे को आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका मोस्ट एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि आपको पता ही है, जो भी हमारे घरों में जो वायर होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं, उनमें जैसे एल्यूमिनियम या सिल्वर या कॉपर की जो होती है वायर्स लगी रहती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, फिर है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट, में से हीट को भी कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर, जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर है वो आपका कॉपर एंड सिल्वर होता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सीधी बात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनके जो इंट्रासेलुलर स्पेस में बहुत कम पाया जाता है। इंट्रासेलुलर स्पेस इन द सेंस आपके जो ये हैं, इनके बीच में जो भी पार्टिकल से ये बने हुए, तो इनके बीच में जो इनके बीच का जो इसकी स्पेस है, इसे हम इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपस में ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो बहुत कम पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और लेकिन बट ये वेरी करता है मेटल टू मेटल, सबका एक समान नहीं होगा। जितने भी मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बताए वो आपका एक जर्नल बताया है, बट ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक वेरी करेंगे। ओके, एक दूसरे की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वो वेरी करेंगे। सबका मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा नहीं होगा, सबका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा नहीं होगा, बट हाई होता है। एक हम जर्नल में बोलेंगे तो हाई होता है। ओके, तो आपका जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन का होता है। अब टंगस्टन क्या होता है, देखिए आपके घरों में जो भी बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, उसके अंदर जो वायर लगी रहती है जो ग्लो करती है, जिसकी वजह से रोशनी होती है, तो उस वायर जो वायर होती है वो आपका टंगस्टन ही होता है। ओके, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी वो पिघलता नहीं है। इस वजह से जो उसकी वायर होती है या फिलामेंट उसे हम बोलेंगे, तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है। तो इसलिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और लो जो मेल्टिंग पॉइंट वाले कुछ आपके एक्सेप्शन केस हैं वो है गैलियम एंड सीजियम। ये इतने ज़्यादा इनका लो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप इसको अपनी पाम में भी रखेंगे तो ये पिघलना शुरू कर देंगे। ओके, तो इनका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हमारा जो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है सोनोरिटी। सोनोरिटी तो आपको पता ही है कि जो आपके मेटल्स हैं उसकी सरफेस को हम किसी हार्ड चीज़ से मारेंगे, बीट करेंगे, या दो मेटल्स को आपस में ऐसे बीट करेंगे, टकराएंगे, तो उनमें साउंड निकलती है। जैसे आपके क्या है, घंटी है, स्कूल बेल है, तो आपस में वो टकराते हैं तो आवाज़ निकलती है। इसलिए मेटल्स जो होते हैं उसका ये आपका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोनोरिटी। उनमें सोनोरिटी पाई जाती है, मीन्स उनकी जो सरफेस है, हम किसी चीज़ में उसको टकराते तो उसमें से साउंड निकलती। तो ये तो हो गए हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स है। इसी तरह से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हम प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ने वाली है, एक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो इन सारी की सारी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो कैसे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, तो इन्हें हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, जब हम मेटल को एयर में खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है आपका मेटल ऑक्साइड। अगर हमें इन जर्नल में अगर हम इसकी लिखेंगे तो ये आएगा आपका मेटल प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन का साइन बना देती हूँ O2, ये हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेटल लिया, सपोज हमने सोडियम मेटल लिया, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये बनाता है Na2O। ओके, अगर इसे हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर Na2 है तो 2 लग जाएगा। देन यहाँ O2 है आपके इधर, तो यहाँ 1 है तो यहाँ इसको 2 बनाने के लिए 2।
अब यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने होंगे 4, तो Na यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4। ओके, तो 4Na O2 आपके मिलके क्या बनाएंगे Na2O बनाएंगे, मीन्स आपका सोडियम ऑक्साइड। तो ये आपका एक मेटल ऑक्साइड बना। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम लिया प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाता है Al2O3। ओके, इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2, तो ये कितने आपके आगे 6, तो यहाँ पे 3 लगाया 4, तो ये 4 आपके। ओके, 4 आपके एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड है, 4 आपके राइट साइड है, 3 आपके ऑक्सीजन राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, और आपके 3 2 जा 6 आपके राइट साइड हो गए। तो आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये आपका क्या बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है। ओके, अब थर्ड वन, जो आपके मेटल के ऑक्साइड हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है कि एसिडिक? तो आपके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इन जनरल, इनका जो कैरेक्टर होता है वो होता है बेसिक नेचर। क्लियर? बट आपके एक्सेप्शन केस सब में पाया जाता है। कुछ ऐसे आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो ऐसे आपके मेटल ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, मीन्स एसिड और बेस के साथ, और दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, मीन्स वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेंगे और बेसिक नेचर भी वो शो करेंगे। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर। ओके, तो हमारा एक टर्म आता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पे। तो इसका आपका एग्जाम्पल हो गया जो मैंने यहाँ पर लिया, मीन्स Al2O3। ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है एंड बेस के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। मीन्स ये दोनों के कैरेक्टर बेसिक नेचर भी शो करेगा और एसिडिक नेचर भी शो करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, अब इसकी रिएक्शन जब आपके मीन्स एक मैंने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है AlCl3 बनाता है और प्लस H2O। ओके, अब यहाँ पर हम रिएक्शन को संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर आपके Cl कितने 3, बट यहाँ पे आपके सबसे पहले एल्यूमिनियम आपके यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब Cl कितने हो गए 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 आ गया। अब आपके यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ आपके कितने हैं 2, तो इसको 6 बनाने के लिए 3। अब ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो आपकी रिएक्शन क्या है बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बना जो एक सॉल्ट है और एसिड के साथ रिएक्शन करके आपका जो अब ये सॉल्ट प्लस वाटर बना है। ओके, दूसरी कंडीशन है Al2O3 प्लस NaOH। यहाँ पर मैंने ले लिया है अब बेस। ओके, अब इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है आपका NaAlO2। ओके, और प्लस H2O। तो यहाँ पर आपका आप जैसे कि देख पा रहे हैं, जब आपका ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, और जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी यहाँ पर आपका सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। मीन्स ये दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, इन जनरल, बट जो आपके मेटल ऑक्साइड है, अगर पूछा जाता है मेटल ऑक्साइड के रेफरेंस में कि इनका नेचर कैसा होता है, तो वो क्या होगा आपका बेसिक नेचर होता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम सेकंड जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद वाटर, इसे हम कवर करेंगे। रिएक्शन विद वाटर। ओके, जब हमारे जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड है वो अगेन वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन पे जाते हैं और बना देते हैं आपके मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इन जनरल में हम इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वही लिखेंगे मेटल, ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है, अब प्लस वाटर H2O, ये फॉर्म करेंगे सबसे पहले आपके मेटल ऑक्साइड। ओके, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी।
प्लस जो आपके मेटल ऑक्साइड है वो अगेन आपकी रिएक्शन करके अंडर रिएक्शन जाते हैं फर्दर रिएक्शन में, क्योंकि वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, तो ये बना देते हैं आपके मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये आपके जो अल्टीमेटली जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे मेटल्स प्लस H2O इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, एंड यहाँ पर आपकी हीट भी इवॉल्व होगी, यहाँ पर हीट भी निकलती है। मीन्स एक प्रकार से जब आपके प्रोडक्ट में हीट निकलती है तो ये कैसे रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी, जब आपके मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। बट यहाँ पर भी क्योंकि ये एक जनरल फार्मूला है अगर हम इन केस मेटल्स की बात करेंगे, बट यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर मेटल्स की बात करेंगे जैसे सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पर इनका जो स्वभाव है ये वेरी करता है, एक दूसरे से ये डिफरेंट होता है। तो जो आपके और ये निर्भर करता है जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ मालूम होगी, जैसे इसमें पोटेशियम, सोडियम, जो कैल्शियम है वो सबसे हाईएस्ट में होते हैं और नीचे आपके गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर लोएस्ट में होते हैं। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करते हैं। मीन्स जो अपर हाई रिएक्टिव होते हैं आपके मेटल्स वो वाटर के साथ बहुत आपके वर्गसली रिएक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है उसमें से, और जो बीच के होते हैं वो कम करते हैं, कम हीट निकलती है, और जो आपके लास्ट में होते हैं लोअर में वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपकी पूरी की पूरी निर्भर करती है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा तो 2-3 केस यहाँ पर बनेंगे। तो पहला केस हो गया जैसे आपके सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें हीट इवॉल्व होती है। मीन्स आप उस मेटल्स को वाटर की कांटेक्ट में लाएंगे तो आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे ही आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ले पहला केस सोडियम प्लस वाटर, तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व हो रही है और प्लस यहाँ पर हीट निकल रही है बहुत ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaOH, आपका H2 गैस इवॉल्व होगी और हीट आपके यहाँ पर निकलेगी। ओके, और उसी तरह से जो दूसरा है पोटेशियम प्लस H2O, यहाँ पर बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट निकलेगी। तो ये तो बहुत सबसे पहला आपका एक केस हो गया कि ये जो मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अपर में होते हैं, पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, तो ये बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बहुत ज़्यादा इसमें से हीट निकलेगी। अब दूसरा केस है आपके जो थोड़े बहुत मिडिल में होते हैं, वो आपके रिएक्शन तो करेंगे बट वहाँ पर हीट कम निकलेगी या बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ओके, जैसे आपका कैल्शियम है, ये आपके H2O के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, प्लस वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस हीट इतनी ज़्यादा भी नहीं निकलती कि जिससे ये फायर को कैच कर सके, आग पकड़ सके, तो एक नॉर्मल हीट भी नहीं निकलेगी यहाँ पर। तो ये आपका क्या होगा, दूसरा केस बन गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन तो करेंगे बट उसमें से कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस, मीन्स कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वो करते हैं स्टीम के साथ। फॉर एग्जाम्पल है आपके एल्यूमिनियम, थर्ड केस है हमारा आयरन, जिंक, ये रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विथ स्टीम। ओके, तो देखिए स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे कि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, हीट निकल रही थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ओनली मेटल ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस इवॉल्व होगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ H2O, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा Al2O3, मीन्स आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ओके, उसी तरह से हम आयरन का देखेंगे तो Fe और H2O के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमारा बनेगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस
लिबरेट होगी। ओके, अब अगर हम इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ पर Fe आपके 2 हैं, ऑक्सीजन 3 हैं और आपके यहाँ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर Fe हमने 1 लिया है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑक्सीजन की जो संख्या है वो क्या है, अनइवन है। तो यहाँ पर हम इसको इवन बनाने के लिए, जैसे हमने 2 से रिएक्शन किया तो यहाँ पर 6 बन गए और Fe कितने बन गए, 4, तो यहाँ पर हम 4 Fe बना देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर 2 थे और यहाँ पे O कितने हो गए, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, बट यहाँ पे 1 है, इसको 6 बनाने के लिए 6 हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे भी हम 6 लगा देंगे। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उसी तरह से एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हैं तो यहाँ पर हम भी 3 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, यहाँ 2 है तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर अब हमारा 4th केस बनता है, जो मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोवेस्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो सबसे अपर में पाए जाएंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे विथ वाटर, जो मिडिल में पाए जाएंगे वो आपके लेस रिएक्टिव होंगे, और कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ, वो करेंगे स्टीम के साथ। अब 4th आपका आता है, जो लोवेस्ट में पाए जाएंगे वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे लेड है, गोल्ड है, या फिर सिल्वर है एंड प्लैटिनम है। तो ये ऐसे आपके मेटल्स हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं हैं वाटर के साथ। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई सेकंड, रिएक्शन विथ वाटर। अब हमारी जो 3rd है वो है रिएक्शन विथ एसिड। इसे भी अब हम समझ लेते हैं। जब हमारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मीन्स इन जनरल हम इसे लिख सकते हैं, मेटल जब रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो ये बनेंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसे भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, किसी के साथ कुछ और बनेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला केस है रिएक्शन with dilute HCl ऑब्लिक H2SO4। जब मेटल्स हमारे डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं सॉल्ट प्लस H2 गैस बनती है। फॉर एग्जांपल मैंने मेटल ले लिया, यहाँ पर Na और यहाँ पर मैंने एक एसिड ले लिया HCl, ये हमारा बनेगा NaCl प्लस H2 गैस। ओके, अब आप इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो H2 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दिए, जिससे क्लोरीन भी 2 बन गए, 2 क्लोरीन यहाँ लगा दिए और 2 यहाँ पर लगा दिया, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आपका इन जनरल रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 HCl के साथ जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, ये जनरल है। अब दूसरा केस है जब रिएक्शन होती है डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तब आपका क्या होगा, देखिए तब उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। अब क्यों नहीं निकलती है, तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे। रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3, देखिए ये इसीलिए नहीं आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है क्योंकि जो HNO3 है आपका मीन्स नाइट्रिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये सॉल्ट बना करके क्या करेगा, खुद जो N है आपका, इसमें जो N प्रेजेंट है ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है Na2 गैस में या N2O गैस में, और यहाँ पर प्लस वाटर बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे मेटल्स हैं वो जब रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है सॉल्ट प्लस ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा NO2
ऑब्लिक N2O में और प्लस यहाँ पर H2O बनेगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे जब आपके मेटल रिएक्शन करेंगे HNO3 में। बट ऐसा हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकल रही है? ड्यू टू द आपके जो HNO3 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, अब थर्ड हमारा जो यहाँ पर केस बनता है, बट यहाँ पर जो मैंने भी लिखा है ना वो आपका इसमें एक्सेप्शन केस है। जैसे एक्सेप्शन केस में आपका यहाँ पर आएगा जो आपके मैग्नीशियम और मैग्नीज है, ओके, वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इनकी रिएक्शन जब HNO3 के साथ होती है वो सेम सॉल्ट प्लस H2 देते हैं। मीन्स में यहाँ पर कह सकते हैं मेटल्स लाइक आपके मैग्नीशियम और जो मैग्नीज हैं इनकी रिएक्शन जब होगी डाइल्यूट HNO3 से तो इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे सॉल्ट प्लस H2 गैस। ओके, तो ये आपके दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है, तो आपके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बट इन केस ऑफ HNO3 वो आपके जो नॉर्मल मेटल है वो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करेंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ HNO3। बट आपके मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे आपके मेटल्स हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर भी सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हमारा जो लास्ट आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। यहाँ पर भी रिएक्टिविटी सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मींस अगर आपका जो मेटल सॉल्ट है आपका अगर वो लेस रिएक्टिव है जिसके साथ उसकी रिएक्शन हो रही है तो वो मेटल क्या करेगा, उस मेटल सॉल्ट में से उस मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम जर्नल लिखे मेटल ए, हमने एक क्योंकि मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ ही हो रही है तो जिसकी रिएक्शन हो रही है उसको हम ए से लिख रहे हैं प्लस मेटल सॉल्ट। अब इस पे जो मेटल है उसको मैं बी से लिख रही हूँ। मीन्स इस सॉल्ट में जो मेटल है वो हमारा क्या है, बी है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए जो बी वाला आपका मोर रिएक्टिव होगा मेटल ए से तो यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं। मीन्स एक प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पता होगा कि वो रिएक्शन कैसे होती है। वही मेटल किसी मेटल सॉल्ट के मेटल को डिस्प्लेस कर पाएंगे जब अगर वो उससे हाईली रिएक्टिव हो ड्यू टू द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा मेटल सॉल्ट, बट किसका बनेगा, आपका ए का। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेस होके क्या आ जाएगा, मेटल बी। ओके, तो ये आपकी क्या है, सीधी से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने मेटल ए ले लिया कॉपर और मेटल सॉल्ट ले लिया यहाँ पर AgNO3। ओके, अब क्योंकि जो हमारा सिल्वर है मीन्स मेटल बी जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर, तो यहाँ पर ये जो कॉपर है इसको Ag को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स यहाँ पर हमारा बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर क्या होता लेस रिएक्टिव होता एज कंपैरिजन टू सिल्वर तो ये रिएक्शन होती ही नहीं, पॉसिबल नहीं होती। ओके, आपके किसी भी मेटल सॉल्ट में से उसका मेटल तभी डिस्प्लेस होगा जब उसकी रिएक्शन उससे हाई रिएक्टिव वाले मेटल के साथ की जाएगी। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। इसकी रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी ड्यू टू द आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो यहाँ पर हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है दोनों के दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।